हेलो बच्चों, हेलो। कल हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा रेट के ऊपर, ठीक है, थियोरेटिकल लेवल पे था। कल हमने क्या देखा कि भाई अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है, नॉट दिस वन, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ROR इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव कोलिजन्स, है ना, इफेक्टिव कोलिजन्स, इफेक्टिव कोलिजन्स, ये था कि नहीं था? अच्छा, और इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं? इफेक्टिव कोलिजन्स कौन से होते हैं? जो जिनके प्रॉपर ओरिएंटेशन हो एंड इनफ एनर्जी हो, मतलब E शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ET या ER शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ET। ठीक है, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, हाँ है ना। तो मैं कह सकता हूँ, और ROR को, क्योंकि भाई कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट लेते हैं, तो हम ROR को लिख सकते हैं दैट K रेट कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रॉपर या कोलिजन्स विद प्रॉपर ओरिएंटेशन and directly proportional to fraction of molecules having ER greater than equal to ET। ER energy of the reactant, ET energy threshold energy। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अच्छा अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इस पर्टिकुलर चीज़ को हम मैथमेटिकली A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं -EA/RT। EA क्या है यहाँ पे? अगर मैं इसकी बात करूँ तो EA यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी है। कल हम देख चुके हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या है भाई। अगर तुमने किसी ने मिस कर दिया कल का वीडियो तो इससे पिछले, इसकी प्लेलिस्ट में पिछले वीडियो में जाओ, एक्टिवेशन एनर्जी पता चल जाएगी। ठीक है, R तुम्हारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो गया, जो कि 8.3 ले सकते हो, 8.314 जब जूल में होगा तो, ठीक है, और 2 ले सकते हो जब केल्विन में होगा तो, केल्विन कह रहा हूँ, कैलोरी में होगा तो। T इज़ द टेम्परेचर, ठीक है जी, टेम्परेचर होगा इन केल्विन, ठीक है, तो इन केल्विन, गॉट इट। इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले कुछ बताया था। देखो भाई, ये नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है, ये होना ज़रूरी है। अगर ये होगा तो ही रिएक्शन होगी, ठीक है, लेकिन अगर ये है तो ज़रूरी नहीं है कि ये रिएक्शन होगी, ठीक है। सेम इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, ये होना ज़रूरी है, नेसेसरी है। ये होना नेसेसरी था तभी रिएक्शन होगी, ये होना भी नेसेसरी है तभी रिएक्शन होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये हो तो रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन है दोनों की दोनों, होनी चाहिए, होनी ज़रूरी है। अगर ये नहीं होंगी तो श्योर एक रिएक्शन नहीं होगी। अगर इन दोनों में से एक भी नहीं हुआ तो श्योर एक रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर इन दोनों में से एक, एटलीस्ट एक भी होता है तो ज़रूरी नहीं है कि रिएक्शन हो। रिएक्शन को होने के लिए ये दोनों एक साथ ज़रूरी है, ठीक है। तो दीज आर नेसेसरी कंडीशंस बट नॉट सफिशेंट इन देमसेल्व्स। अपने आप में सफिशेंट नहीं है, दोनों एक साथ होंगी तब सफिशेंसी आएगी। क्लियर होगी बात? रिएक्शन होने के लिए दोनों की ज़रूरत है, ठीक है, ओके। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि इज़ माइनस E⁻EA/RT, और इसको मैं लिख सकता हूँ K = A/E⁻EA/RT, ठीक है। यहाँ पे जो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाता है तुम्हारा K, दिस इज दी रेट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे हो गया रेट कांस्टेंट, तो तुम यहाँ पे इसको लिख सकते हो, इसकी हेडिंग अब डाल सकते हो आर्हीनियस इक्वेशन, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं आर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है। और ये किसके लिए क्या बताती है? वेरिएशन ऑफ रेट, वेरिएशन ऑफ रेट और K, मतलब K इज रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, है ना। तो जैसे हमने वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का देखा था,
कॉन्सेंट्रेशन को फिर हमने मैथमेटिकली बताया, वैसे हमने इसमें पहले टेम्परेचर का वेरिएशन पे रेट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ना चाहिए वो हमने कल देखा, और फिर हमने उसको क्वांटिफाई कर दिया इस तरीके से। गॉट इट? क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर EART हम देख चुके हैं। ये जो E है, ये स्मॉल e जो मैथमेटिकल E होता है वो है, और ये जो A है दिस इज कॉल्ड आर्हीनियस फैक्टर। ठीक है, ये बहुत सारे नाम से जाना जाता है। आर्हीनियस फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल E है ये, एक्सपोनेंशियल, इसके आगे वाला तो प्री एक्सपोनेंशियल नेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, एंड द लास्ट वन इज कोलिजन फैक्टर। ठीक है, कोलिजन फैक्टर। ठीक है, इसमें कुछ नामों से ज़्यादातर जाना जाता है, ये दोनों नाम से तो ये जाना जाता ही है, इससे थोड़ा कम और इससे बिल्कुल बहुत ही कम देखा है मैंने। ठीक है, तो ये तुम्हें याद होनी चाहिए, ये इक्वेशन तुम्हें हमेशा याद होनी चाहिए, एकदम बाय हार्ट होनी चाहिए ये इक्वेशन। ठीक है, ई रेस, इसको यूज़ करना ही बताऊंगा मैं, k इक्वल्स टू ए इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी भाई, k की यूनिट क्या होगी, k की यूनिट सॉरी a की यूनिट क्या होगी जो k की है, क्योंकि ये तो क्या है, दिस विल बी यूनिटलेस, ये यूनिटलेस होगा, तो a और k की यूनिट जो होगी सेम होगी। ठीक है, तो लिख लो यूनिट ऑफ a इज द सेम एज दैट ऑफ k, यूनिट ऑफ a इज द सेम ऑफ दैट ऑफ k। ठीक है, और a के बारे में लिख लो, a के बारे में लिख लो, इट टेक्स इनटू अकाउंट all those molecules, it takes into account all those molecules with proper orientation, it takes into account all those molecules with proper orientation। ठीक है जी, so we have known everything। ठीक है, तो चाहे तो तुम अगर इसको वर्ड्स में लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो आर्हीनियस इक्वेशन गिव्स द वेरिएशन ऑफ रेट और रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, वो सब लिखना है तो वो लिख सकते हो, कुछ ज़रूरत ही नहीं है वैसे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये इक्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल है और किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर हम किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है तो पता चल जाएगा किसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक से लिख रहा हूँ किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक तो ये रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के लिए नहीं है, ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस जिसको हम बोलते हैं। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और ज़ीरो ऑर्डर, क्यों भाई, क्योंकि दोनों के दोनों केसेस पे, ठीक है, यहाँ के इसके केस में कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, ठीक है, इसके केस में कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, और यहाँ पे ये तो रेट तो कॉन्सेंट्रेशन पे कहीं डिपेंड ही नहीं कर रहा, मतलब ये इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिएक्टेंट्स। ठीक है, इसका कोई लेना देना रिएक्टेंट के साथ है ही नहीं। गॉट इट? तो ये टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट नहीं होता, इन दोनों में ये एप्लीकेबल नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, लिखो आर्हीनियस इक्वेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अच्छा जैसे इसमें अगर मैं ए की बात करूं तो ए को डिफ़ाइन करने के और तरीके भी हैं, तो क्वेश्चंस में किस तरीके से इसके बारे में बोला जाएगा वो बता रहा हूँ मैं। जैसे किसी क्वेश्चन में बोलेगा व्हाट इज़ दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो क्या है भाई। अगर तुम देखो ई रेस टू माइनस में है ना, तो हमेशा ये नीचे रहेगी इसमें। अगर इसकी वैल्यू भाई कुछ ना कुछ तो होगी ना, 1 से तो ऊपर ही होगी हमेशा भाई। नेगेटिव देखो, इसमें ध्यान से देखो, आर और टी जो है, आर और टी हमेशा पॉजिटिव होंगे, ई ए भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसको नीचे ले आओ, ए अपॉन ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी आ जाएगा, क्योंकि नीचे जो है हमेशा पॉजिटिव है, तो वो 1 के ऊपर हो सकता है मोस्ट प्रॉब्ली वो 1, क्योंकि भाई अगर ये 0 होगा तभी तो ये टोटल चीज़। ऐसे लिखता हूँ अगर मैं, सो इफ़ आई राइट इट लाइक दिस भाई, ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, ये अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 होता है तब ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना।
तो ये कभी जीरो नहीं होगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा रहेगा। तो ये जो क्वांटिटी ये भी हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, हाँ है ना। तो हमेशा k की वैल्यू a से कम रहेगी। अगर मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 हो गई है, इसकी वैल्यू 0 हो गई। अगर 0 हो गई तो a k की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। या फिर 0 कब होगी, क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा 0 कभी नहीं हो सकता। r एक कांस्टेंट हो गया। t अगर t बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, t अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, अगर t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको लिखने के तरीके हैं, लिखो इसमें मैं बोल रहा हूँ। कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इस तरीके से तुम्हें देगा, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब वो कह रहा है a की वैल्यू बताओ, ठीक है। लिख लो इसको, कैलकुलेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट मतलब a की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, जिस तरीके से ये बताएगा लिखो इसमें, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर, मतलब T इज़ वेरी हाई। T इज़ वेरी हाई तो मतलब ये पूरी क्वांटिटी 0 को टेंड कर रही है, 0 को टेंड कर रही है, तो ये क्वांटिटी 1 को टेंड कर रही है, तो K A को टेंड कर रहा है। क्लियर होगी बात, एट सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर। और तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला इस तरीके से होता है, इसी चीज़ को लिखेंगे कैसे, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी k, इसकी वैल्यू क्या होगी, हम k की जगह क्या रख देंगे, k की जगह सीधे इसकी वैल्यू रख दो, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी हम रख देंगे a इंटू ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर t टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 1/t टेंडिंग टू 0 होगा, तो अगर ये 0 होगा तो टोटल ई ए अपॉन आर टी विल बी टेंडिंग टू 0। अगर ये टेंडिंग टू 0 है तो ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या हो जाएगी, ये टेंडिंग टू 1 हो जाएगा। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू ए, हाँ है ना, ठीक है। ये लिमिट्स तो अब इतना तो देख ही चुके हो भाई, गॉट इट, ठीक है जी। अच्छा अब इसका ग्राफ देख लेते हैं, इस वाले का ग्राफ, ठीक है। मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, नीचे यहीं पे बना लेते हैं ग्राफ को, ठीक है। अगर ग्राफ देखना होगा तुम्हें तो हाउ विल यू टेक अ लुक एट द ग्राफ, भाई ऐसा है, k है और यहाँ पर t है, k और t। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ये क्वांटिटी कम हो रही है, ये क्वांटिटी कम हो रही है तो डिनोमिनेटर में कम क्वांटिटी आ रही है, मतलब k की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो k बढ़ता जाएगा। तो k बढ़ेगा तो किस तरीके से बढ़ेगा, k समवट इस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। और जो ये वैल्यू होती है जिसको ये टेंड कर रहा है, क्योंकि देखो जैसे जैसे t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, भाई t इधर बढ़ रहा है ना, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी इधर इस डायरेक्शन में, तो जो k की वैल्यू है दैट विल बी टेंडिंग टू a, ये तो देखा हमने अभी, है ना। तो ये तुम्हारी वैल्यू होगी a की, और इसको क्या करेगा, पाने की कोशिश करेगा लेकिन पा नहीं पाएगा, गॉट दिस। इस तरीके से होगा कुछ ये, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा इसको, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा, गॉट इट, सिंपल इनफ, ठीक है जी। कहाँ थे हम, तो ये धीमे धीमे इस तरीके से या ये तुम्हारा, लेकिन शायद किसी जेई के क्वेश्चन में आया था, कौन सा है, 2013 है शायद, पता नहीं मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन उसमें इसका ग्राफ इस तरीके से दिया था, ठीक है। इनकरेक्ट है, ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे आके ये ए की एक वैल्यू पे आ जाएगा, गॉट दिस, ठीक है। तो एक मिनट भाई, अब बात करते हैं इसी को आगे, जैसे यहाँ पे तो हमने इसको एक्सपोनेंशियल में रखा है, अगर मैं इसको मान लो यूज़ करना चाहता हूँ तो इस, मैंने बोला है पहले भी कि एक्सपोनेंशियल में यूज़ करना ना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल में डील करना आता नहीं, उसकी वैल्यूज़ मतलब उसके पावर्स में डील करोगे, पावर्स ई रेज़ टू 1.47 फॉर एग्जांपल, तो कैसे उसको कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए तो कैलकुलेटर चाहिए, और कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो व्हाट वी डू इज़ बेसिकली वी टेक अ लॉग, तो लॉग ई को जगह मैं लिखता हूँ ln ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे ln ले लो, ठीक है जी। तो क्या होगा, ln k इज इक्वल टू ln ऑफ a इंटू ये अपॉन आर टी,
ठीक है, तो ln इक्वल्स टू ln k इज इक्वल्स टू E अपॉन RT। ठीक है, तो अच्छा, अब मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ln A प्लस ln ऑफ e रेज टू माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, अब ध्यान रखना है जैसे ln और e है, ये ऑपोजिंग फंक्शंस है, ये कभी भी एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ये इसको ख़त्म कर देगा, ये इसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, जैसे सांप और नेवला होता है, उस तरीके से समझ लो। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ln k इज इक्वल्स टू ln a प्लस, अच्छा ये इसको ख़त्म कर चुका है तो ये प्लस नहीं आएगा, माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई। गॉट इट। अच्छा, इसी को मैं अगर लॉग में डाल दूं तो क्या होता है, ln k लॉग में जब कन्वर्ट करूंगा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, पूरी की पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, या एक सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें नहीं, हाँ डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो log ऑफ k विल बी इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, सबको डिवाइड करो तो इनके नीचे भी आ जाएगा 2.303, इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे तो आ ही गया है। तो जब तुम ln k को लिखोगे तो log k की जगह क्या आएगा, सॉरी 2.303 log k अपॉन 2.30, तो 2.303 कट जाएगा। गॉट इट। ओके, ये तुम्हारी दो इक्वेशंस है, तुम्हें जो पसंद हो तुम उस तरीके से यूज़ कर लेना इसको। ठीक है, अच्छा अब इसका ग्राफ देखो, ग्राफ तुम दोनों का ड्रॉ कर सकते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा, दिस विल बी टेकन एज y और यहाँ पे 1/t विल बी टेकन एज x, दोनों के दोनों केसेस में। इसमें ये को y हो जाएगा और यहाँ पे 1/t जो हो जाएगा वो x हो जाएगा। ठीक है, तो y पे हमने क्या डाल दिया है, ln k, यहाँ पे भी log k, बस इतना ही डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे 1/t है, इधर तो दोनों के दोनों में 1/t ही है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो y इक्वल्स टू c प्लस mx आ रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। इसमें m जो है वो नेगेटिव है, तो एक इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सॉरी पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है ना, और विद अ नेगेटिव स्लोप। इस वैल्यू को हम बोलेंगे ln a और इसका स्लोप जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन R। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ होगी, कोई डिफरेंस नहीं, बस इतना है इसमें क्या है कि ये log a होगा, नॉट ln a, और यहाँ पे स्लोप कितना होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस EA अपॉन R 2.303 R, ये होगा। गॉट दिस। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक्स हो गए इसमें। गॉट इट, क्लियर होगी बात। तो अब तुम आर्हेनियस इक्वेशन को यूज़ करने लायक बन गए हो। देखूं भाई, ये लाइट तो आ नहीं रही भाई, हाउ मच, जल्दी जल्दी करते हैं, जितना हो पाएगा उतना कर लेते हैं यार, लाइट का पता नहीं और मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे चलेंगे। हो सकता है कैटलिस्ट हम कर ना पाएँ, अगर लाइट नहीं आई तो, लाइट आ गई तो कैटलिस्ट भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया क्या है, ln k, ठीक है, k की जो यूनिट्स दी हैं वो मिनट इनवर्स दी है, इक्वल्स टू 5 माइनस 30 नहीं है 20 t है, और ये कैलोरी में है। ठीक है, तो ओके ना, ये हमसे एक करके चीज़ पूछ रहा है। फर्स्ट चल जो पूछेगा वो तो हम करते रहेंगे। इसमें क्या है, देखो k पर मिनट दिया है, k की यूनिट पर मिनट दी है। k की यूनिट पर मिनट होने का मतलब क्या हुआ, k की यूनिट पर मिनट ln ना, हाँ k की यूनिट पर मिनट होने का मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कैलोरी में दिया है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, इसमें इसने बोला कि भाई EA बताओ, EA क्या होगा। अगर मैं इस इक्वेशन को अभी जो हमने लिखा था उससे कंपेयर करूँ, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे कंपेयर करो तो ln a इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है
और माइनस ई ए अपॉन आर जो है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी -20, है ना, ठीक है, ओके। तो जब हमें ई ए बोल रहा है तो आर, क्योंकि ये कैलोरीज में है तो आर क्या हो जाएगा 2, इसको इधर ले आएंगे तो क्या आएगा ई ए इक्वल्स टू 20 इंटू 2 40 आ गया। तो पहले का तो आंसर मिल गया। सेकंड उसने बोला हमें आर्हीनियस फैक्टर बोला है शायद, हाँ ए बोला है कि ए क्या होगा, ए यहाँ पे देखो एल एन ए इक्वल्स टू ए है तो एंटी लॉग ले लो दोनों तरफ का, तो ए का आएगा e⁵, ये तुम इसकी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। अच्छा नाउ ये कह रहा है वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 223 -223 डिग्री सेल्सियस, कहाँ गया थर्ड, क्या के की वैल्यू बोल रहा है ये रेट कांस्टेंट की एट -223 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसको केल्विन में कैलकुलेट कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने का मतलब क्या हुआ, -223 प्लस 273 कितना आएगा ये 50 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे 50 डाल दो तो एल एन के इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 - 20 अपॉन 50, ये हो गया 2/5 का मतलब कितना हुआ भाई 0.4, तो ये आ जाएगा 4.6, ठीक है। तो अगर के की बात करेंगे तो हम आएगा e⁴.6। तभी मैं बोलता हूँ इसको ये जो अब हम इसे यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, बिना कैलकुलेटर के नहीं कर सकते इसकी वैल्यू कैलकुलेट, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको वैसे ऐसे यूज़ करने का। बट अगेन क्योंकि इसमें दिया हुआ है तो हमने इस तरीके से कर लिया इसको, ठीक है, ओके। नाउ ये कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर T½ बिकम्स दिस। T½ अगर ये T½ बोल रहा है तो अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमने जो यहाँ ऑब्जर्व किया था कि पर मिनट दिया मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो T½ होता है वो क्या होता है इक्वल्स टू T½ कितना होता है भाई 0.693 अपॉन ये होता है कि नहीं, T½ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, ये कितना आएगा 0.693 अपॉन e⁴.6, और ये कितना है T इक्वल्स टू T½ इक्वल्स टू कितना दिया 1.386 मिनट्स, 1.386 मिनट्स। तो अगर तुम ध्यान से देखो किस टाइम, एक मिनट क्या बोला इसने, एट व्हाट टेम्परेचर, ओके के तो हमें पता ही नहीं ना, के अभी क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो के चेंज हो जाएगा, और के तो के की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ से, इसको के ही रहने दो, ठीक है, ये आ जाएगा। तो के की वैल्यू किधर आ जाएगी 0.693 अपॉन 1.386, ये आ जाएगा 1/2। तो के की वैल्यू यहाँ 1/2 आ गई, एल एन के की जगह एल एन 1/2 रख दो, 5 - 20 अपॉन टी, इसको कैलकुलेट कर रो, एल एन 1 इज़ 0, ये -2 मतलब कितना आएगा -0.693 इक्वल्स टू 5 - 20 अपॉन टी, ठीक है। तो 20 अपॉन टी इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस ये 5.693 आ जाएगा, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 20 अपॉन 5.693, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। गॉट दिस, सिंपल चीज़ें हैं लाइफ में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करनी इनको, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर मान लो इसमें टेम्परेचर वेरिएशन है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम T1 टू T2, ठीक है। तो तब हम कैसे करेंगे इसको, तो उसको लिख सकते हो टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट, ऐसे हेडिंग डालो टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट। तो व्हाट इट इज सेइंग इज कि भाई एट T1 अगर मैं कहता हूँ K1 है ना, K1 इज दी रेट कांस्टेंट, तो K1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, K1 इक्वल्स टू A इंटू e⁻⁻⁴। भाई देखो सेम रिएक्शन की बात हो रही है, सेम रिएक्शन को हम दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे करा रहे हैं तब की बात हो रही है, ठीक है। e⁻⁴T1, ठीक है। इसको हम लिख भी ऐसे भी सकते हैं, ln k इज इक्वल्स टू ln a माइनस e⁻नहीं आएगा इसमें, तो EA/R T1 आ गया। चलो भाई अभी तो कैटलिस्ट भी कर लेंगे, लाइट आ गई, ठीक है जी। सेम वे अगर मैं कहता हूँ T2, तो इसमें पहले लिख लेना क्या लिखा हमने, वेरिएशन ऑफ रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर, ये लिखा। इसमें लिखो when a reaction is carried out at two different temperatures, when a reaction is carried out at two different temperatures T1 and T2,
है ना, T1 एंड T2, द रेट कॉन्स्टेंट्स आर K1 एंड K2, ठीक है, रेट कॉन्स्टेंट्स आर K1 एंड K2। उसके बाद सीधे सीधे जो डेरिवेशन सा लिख रहा हूँ मैं, इसको तुम करते चले जाओ। भाई T2 पे रेट कॉन्स्टेंट क्या है, K2, तो K2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A, वो तो सेम रहेगा क्योंकि सेम रिएक्शन है, और जो EA है वो भी सेम रहेगा क्योंकि सेम रिएक्शन है, बस T चेंज हो जाएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ln K2 इक्वल्स टू ln A माइनस EA अपॉन RT2। तो लेट्स से ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है जी। तो अब क्या करूँगा मैं, 2 से 1 को माइनस कर दो, तो 2 - 1 क्या होगा, 2 - 1, ठीक है। अगर मैं 2 - 1 कर दूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा ln K2 माइनस ln K1, और ये दोनों तो माइनस माइनस सेम कट गया, ये पूरा क्या आएगा यहाँ पे, माइनस ऑफ EA अपॉन RT2 माइनस, सॉरी प्लस आ जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, EA अपॉन, या ऐसे लिख लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो तुमसे भी, ठीक है। अगर ये आ गया तो भाई इसको क्या लिख सकता हूँ, ln A माइनस ln B क्या होता है, ln A/B, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। अच्छा, ये माइनस EA अपॉन RT को तुम बाहर ले लो, माइनस EA अपॉन R को, सॉरी EA अपॉन R को बाहर ले लो, तो यहाँ 1/T2 आ गया, और यहाँ माइनस क्या आ जाएगा, 1/T1। तो ये तुम्हारी इक्वेशन होती है वेरिएशन वाली, ठीक है, अगर वेरिएशन हो रहा है, गॉट दिस, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ नहीं करना, ये को तो सेम रखना है, ये का कोई वेरिएशन नहीं है टेम्परेचर के साथ, हम पहले देख चुके हैं दैट दिस इज कांस्टेंट, दिस हैज़ नथिंग टू डू विद टेम्परेचर, गॉट इट, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें क्या बात करनी है हमको, वो ये है, देखो भाई ये रेट्स है और तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, आई एम अज्यूमिंग दैट, ठीक है, तुमने केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है, आयनिक क्या तुमने केमिकल भी पढ़ा हो तो भी चलेगा। तो अभी जो हम इस केस में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इक्वेशन लिख रहे हैं, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड है, मतलब एक ही डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं। ये जो लिखी है ये सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, है ना, सिर्फ एक डायरेक्शन के लिए, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड, या फिर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में हो रही है। क्लियर होगी बात, मैंने कल भी वैसे बताया था कि जब बैकवर्ड के लिए क्या फंडा होगा, बट अगेन हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, किसी भी एक डायरेक्शन, चाहे वो फॉरवर्ड हो चाहे बैकवर्ड हो, जो भी है एक ही डायरेक्शन के लिए। मान लो कि कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो, ठीक है, तो जो टेम्परेचर वेरिएशन है, अगर मैं लिखूं रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी भाई, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, और इस डायरेक्शन में इसका रेट कांस्टेंट K1 है और यहाँ पे K2 है, ठीक है, K1 एक डायरेक्शन में, K2 एक डायरेक्शन में, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर में कोई फ़र्क नहीं है, टेम्परेचर सेम है, इसमें चीज़ें अलग होंगी थोड़ी सी। तो इसको बताने से पहले मैं कुछ बोलने वाला था, A से B, K1 K2, हाँ, जो इक्विलिब्रियम होता है उस वो कब आता है, ये अगर तुम्हें याद हो, इक्विलिब्रियम तब आता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं रेट्स, ठीक है, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम आता है, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, ठीक। मान लो कि मैं इसमें बात कर रहा हूँ K1 की, ठीक है, तो K1 की अगर मैं लिखता हूँ तो क्या आएगा, A1 लिख लेते हैं इसको, मतलब K1 को कैसे लिखेंगे, K1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो इसको KF लिख लूँ, चलो इसको KF लिख लेते हैं, K1 K2 की जगह इसको KF और KB लिख लेते हैं, तो KF विल बी इक्वल टू AF इंटू E रेज टू माइनस EA फॉरवर्ड अपॉन RT, क्योंकि टेम्परेचर सेम है भाई, रिएक्शन चाहे फॉरवर्ड हो रही है चाहे बैकवर्ड हो रही है, दोनों के दोनों जो रिएक्शन है वो एक ही टेम्परेचर पे तो हो रही है, तो T मान लिया हमने वो टेम्परेचर। अच्छा, जो KB होगा दैट विल बी इक्वल टू AB इंटू E रेज टू माइनस EA B अपॉन RT। क्लियर होगी बात। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो डेल्टा H है या बाकी जो हैं, ठीक है, डेल्टा H या बाकी जो हैं,
एक सेकेंड रुको, अच्छा ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम तो अभी हम इसको करेंगे। बाकी जो जैसे यहाँ पे हमारा ये आया है ना, इसके केस में डेल्टा एच आता है, वो कैसे आता है उसको देखो। अब जब ये आ चुका है तो इसके लिए हम इक्वेशन जो यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? इक्वेशन जो होती है वो होती है ये ln kf इक्वल्स टू ln ऑफ af इन माइनस ई ए एफ अपॉन आर टी। यहाँ पे क्या होगा? ln के बी इक्वल्स टू ln ए बी माइनस ई ए बी अपॉन आर टी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, मैं यहाँ पर 2 - 1 कर दूँगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ln के बी, अच्छा लेकिन मैं इनफैक्ट 1 - 2 करते हैं, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो डिफाइन किस तरीके से होता है वो समझ में आएगा तुमको अभी। ln के एफ माइनस ln के बी आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू ln ए एफ माइनस ln ए बी, ऐसी तो आएगा ये कुछ। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? माइनस ई ए सॉरी माइनस ऑफ 1/RT को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दोनों में 1/RT कॉमन है, तो इसको क्या कर सकता हूँ मैं? ई ए एफ माइनस ई ए बी। ठीक है, माइनस ई ए एफ अपॉन ये आ गया। क्लियर होगी बात? माइनस ऑफ ठीक है जी, ये आ गया। इसको लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूँगा? ln ऑफ के एफ अपॉन के बी इक्वल्स टू ln ऑफ ए एफ अपॉन ए बी। ठीक है, माइनस ऑफ 1/RT ई एफ ई माइनस ई ए बी। ठीक है जी। अच्छा, इसको इनमें एक एक करके चीज़ें देखते हैं। इसको अगर तुम्हें याद होगा, कल मैंने क्या बताया था? डेल्टा एच कितना था? डेल्टा एच वॉज इक्वल टू ई ए एफ माइनस ई ए बी। ये याद आ रहा कि नहीं आ रहा? तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा एच। ठीक है, अच्छा ये के एफ अपॉन के बी तुम्हें अगर याद हो, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए का कहा जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो हम इसको के इक्विलिब्रियम लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम लिख सकते हो ये इक्वल्स टू ये, और एल के इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू के एफ अपॉन के बी होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें तुम ब्रैकेट में लिख सकते हो इधर पे। ln के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू ln ए इक्विलिब्रियम मान लो इसको, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अब अगर मान लो ये तो यहाँ पे एक इक्वेशन एक इक्विलिब्रियम के लिए आया है, तो यही जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन किसकी आ गई? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रेट कांस्टेंट के लिए थी, अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए आ गई। ठीक है, मान लो कि अब टेम्परेचर T1 हो और टेम्परेचर T2 हो, तो T1 T2 पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे वेरी करेगा वो देखो। ठीक है, ये हम लिख चुके हैं, इसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ पूरा। ठीक है, चलो इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं ना जो हमने यहाँ पे किया है। मान लो T1 टेम्परेचर पे के इक्विलिब्रियम 1 है। ठीक है, और T2 पे के इक्विलिब्रियम कितना है? 2। ठीक है जी, तो के इक्विलिब्रियम 1 कितना आ रहा है? इसको सीधे इतना कुछ लिखने के बजाय मैं सीधे सीधे यही लिख रहा हूँ, ln के इक्विलिब्रियम 1 जो है वो कितना है? ये आ रहा है ए इक्विलिब्रियम 1। इक्विलिब्रियम तो सेम ही रहेगा ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट थोड़ी ना। ठीक है, ये के इक्विलिब्रियम 1 हो गया, सॉरी ये तो 2 हो गया। यहाँ पर अब ई की जगह क्या आ चुका है? यहाँ पर डेल्टा एच आ चुका है, यहाँ पर डेल्टा एच आ चुका है, ये R1। ठीक है, तो डेल्टा एच डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। अगर तुम दो अलग अलग डायरेक्शंस की बात करो, रिएक्शन के दो अलग अलग डायरेक्शंस की बात करो, तो उसके लिए ई ए चेंज हो सकता है, ई ए एफ और ई ए बी दोनों अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन अगर रिएक्शन सेम है ना, और टेम्परेचर तुम डिफ़र कर रहे हो, तो टेम्परेचर डिफ़र करते हुए जो ई ए है वो चेंज नहीं होता। सेम वे डेल्टा एच भी चेंज नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें 2 - 1 क्या आएगा? ln के इक्विलिब्रियम 1 अपॉन माइनस ln के इक्विलिब्रियम 2। दिस विल बी इक्वल टू, ये दोनों तो कट जाएंगे, क्या आएगा?
माइनस डेल्टा एच अपॉन आर बाहर ले लिया मैंने और ये आ जाएगा 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, ln k इक्विलिब्रियम अपॉन ln k इक्विलिब्रियम 2 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच अपॉन आर इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है, तो तुम अगर तुम रेट कांस्टेंट वाली याद कर पा रहे हो, रेट कांस्टेंट और इसमें जो भी सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ k इक्विलिब्रियम 1/k इक्विलिब्रियम 2 की जगह k1/k2 लिखा है और डेल्टा एच की जगह EA लिखा है, बस और कुछ नहीं है, सब चीज़ें सेम है। ठीक है, तो ये एक चीज़ याद रहेगी तो दूसरी भी याद हो जाएगी। गॉट दिस? क्लियर होगी बात? कूल। ठीक है जी, तो कुछ एक क्वेश्चन कर लेते हैं एंड देन वी शुड मूव ऑन टू कैटलिस्ट। कितना टाइम हो गया है हम देख लें ज़रा। 35 मिनट्स है। आई थिंक वी विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल ऑफ दीज। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये चार्ज भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे बाबा, ये चार्ज हो रहा है कि नहीं? चार्ज तो हो ही रहा होगा, आई थिंक इतना तो आ ही रहा है। एनीवे, सो लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चंस। ठीक है जी, हमें कह रहा है K1 एट, हाँ हमें K1 दिया है एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना दिया है K1? 5 इंटू 10⁻²। ठीक है जी, और K2 हमें दिया है 127 डिग्री सेल्सियस पे। कितना दिया है? 5 इंटू 10⁻⁴। हमें कहा है कि EA निकालो। ठीक है, तो आंसर कैसे करेगा इसको? कुछ नहीं करना, वो सीधे सीधे फार्मूला लगा दो। K2/K1 इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन R इंटू, और ये किलो जूल में दिए ना, एक मिनट रुको। ठीक है, सॉरी नहीं, ये किलो जूल नहीं, कैलोरी में दी है, ये कैलोरीज में दी है। EA अपॉन R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू डाल दो इसकी, तो 5, ये K2 की वैल्यू है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 5 इंटू 10⁻²2 ln ऑफ दिस इक्वल्स टू माइनस EA अपॉन R, माइनस EA अपॉन R। EA क्या है? EA हमें निकालना है, माइनस EA तो हमें निकालना है। R कितना है? 2 के इक्वल है, क्योंकि R कैलोरीज में है तो 2 के इक्वल रखेंगे। और टेम्परेचर कितना है? ये एक 1/3 नहीं, ये 400 हो जाएगा ना, 273, तो ये 1/400 आएगा माइनस 1/300। तो अगर तुम ध्यान से देखो, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही एक दिस इज़ दी ओनली अननोन। और यहाँ पे ln की जगह मैं अगर log रख दूँ तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं इसको log रख रहा हूँ और इसको डिवाइड कर रहा हूँ कितने? 2.303 से। ठीक है, तो क्लियर होगी बात? जो मैंने वहाँ ln में लिखा था ना, जितने भी फॉर्मूले, जब तुम्हें उसे log में कन्वर्ट करना हो तो 2.303 से डिवाइड कर देना इधर राइट साइड पे। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा, k इंक्रीजेज बाय 5। ठीक है, ये कह रहा है कि, ठीक है, क्या कह रहा है भाई साहब? कह रहे टेम्परेचर को, अगर मैंने टेम्परेचर 300 से बढ़ाकर 310 कर दिया तो जो k है, k में जो चेंज आया है, तो k इंक्रीज्ड बाय 5%। और ठीक है, k इक्विलिब्रियम इंक्रीज्ड बाय 2%। तो कह रहा है कि भैया EA F एंड EA B कैलकुलेट करो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, ln K2/K1 इक्वल्स टू माइनस E, एक मिनट रुक जाओ, हाँ, K2/K1 माइनस EA F, फॉरवर्ड की बात हो रही है ना, अपॉन R इंटू 1 अपॉन, ये कितना है?
10 और यहाँ पे कितना आएगा 1/300। तो जो बड़ा टेम्परेचर तो पहले आता है, छोटा वाला बाद में आता है, ये इसका खासियत है। मैं इसी तरीके से याद करता हूँ इसे कि जब K2/K1 है, पहले K2 आया फिर K1 आया, तो यहाँ पे T2 पहले आएगा इसलिए T1। कुछ लोग क्या करते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाते हैं और इसको T1 और T2 कर देते हैं, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मुझे ऐसे याद रहता है इसलिए मैं ऐसे याद रखता हूँ, ठीक है। तो K2 अगर K1 जो है 100 रहा होगा, ये 105 हो चुका होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 105/100, ठीक है। और इस EAF को तो हमें कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू R रखे रखो, अपॉन करके देख लो, ये -10/310 × 300। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा, ठीक है। सेम वे जब तुम्हारे पास EAF आ चुका है, तुम जो K इक्विलिब्रियम वाला है उससे डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हो इसी तरीके से। भाई यहाँ पे अगर मैं देखूँ कहाँ गया ये K इक्विलिब्रियम के लिए यही इक्वेशन लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा, ln 102 क्योंकि 2% से बढ़ा है, दैट विल बी इक्वल टू -ΔH/R -10/310 × 300, ठीक है जी। यहाँ से हम डेल्टा H निकाल सकते हैं, तो इससे EAF निकल जाएगा, इससे डेल्टा H निकल जाएगा, और फिर तुम फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, डेल्टा H = EAF - EAB, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो तुम सीधे सीधे, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला, 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस इक्वल, हाँ ये क्या क्वेश्चन है, ये देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ये कहता है कि 2 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, ठीक है, एक है R1 और एक है R2। इनका इनिशियल रेट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट T R1 एट T, इनका रेट R0 जो है वो इक्वल है दोनों का, एट R2 का रेट एट T, ठीक है जी। अच्छा अब ये कह रहा है, अच्छा इसकी जो एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, और E1 इज ग्रेटर देन E2 है, E1 इज ग्रेटर देन E2 है, ठीक है जी। तो क्या बोल रहा है, T ऑफ बोथ रिएक्शंस इंक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट, हाँ ठीक है। तो T हमने सेम अमाउंट से बढ़ा दिया, मतलब जैसे इसका 10 डिग्रीज, इसका भी 10 डिग्रीज हमने बढ़ा दिया, और कह रहा है कि डिटरमिन हुज RC इज इंक्रीज बाय मोर, ठीक है जी, गॉट इट। चलो इसको मैं मिटा दूँ नीचे से, चलो जी, चला, ठीक है। E1 और E2, इसमें क्या करने का है, 2 रिएक्शन है तो दोनों के लिए इक्वेशन लिख लो, ln ऑफ K1 का क्या बोलेंगे, K1 डैश मान लेते हैं और K1 मान लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ E1/R इंटू 1/T2 - 1/T1 आ गया, ये आएगा, हाँ है ना। ये K1 डैश क्या है, जब हमने T2 टेम्परेचर कर दिया, T से T डैश कर लेते हैं, T से T डैश टेम्परेचर कर दिया तो K1 K डैश बन गया। सेम वे अगर मैं ln ऑफ K2 डैश कर दूं और K2 कर दूं -E2/R इंटू 1/T डैश - 1/T, ठीक है। मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, ln ऑफ K1 डैश अपॉन K1 अपॉन ln ऑफ K2 डैश अपॉन K2, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, R से R कट जाएगा, ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, E1/E2। तो अगर तुम देख रहे हो E1/E2, तो यहाँ पे E1 इज ग्रेटर देन E2, दैट मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, ln ऑफ K1 डैश अपॉन K1 इक्वल्स टू, सॉरी इज ग्रेटर देन ln ऑफ K2 डैश अपॉन K2, ठीक है, ये आएगा। अब अगर मैं इसमें एंटी लॉग ले लूँ तो सेम चीज़ आएगी कि K1 डैश अपॉन K1 इज ग्रेटर देन K2 डैश अपॉन K2, क्योंकि इनिशियल रेट कांस्टेंट है ना, सेम है, इनिशियल रेट सेम है, तो इनका इनिशियली K1 और K2 जो है सेम रहा होगा, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को काट दूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, K1 डैश इज ग्रेटर देन K2 डैश, है ना। तो जिस
टेम्परेचर से अगर इसका मतलब क्या हुआ है यहाँ पे देखो, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आया है कि जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ना, जिस दो रिएक्शन को अगर तुम कंपेयर करो और दोनों का इनिशियल रेट या इनिशियल रेट कांस्टेंट सेम है, तो अगर तुम उनके इवन को कंपेयर करो, सॉरी ये एक्टिवेशन एनर्जी को कंपेयर करो, अगर जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा उसका रेट कांस्टेंट में भी इंक्रीज ज़्यादा होगा सेम टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। यहाँ पे टी टेम्परेचर से इंक्रीज किया ना, इसको टी से टी डैश लेके गए, गॉट इट, टी से टी डैश लेके गए, तो जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा था उसी का रेट कांस्टेंट भी ज़्यादा आया, है ना। तो इंक्रीमेंट किसके केस में ज़्यादा होगा, जिसका इवन ज़्यादा होगा। तो लिखो इन केस ऑफ चलो ऐसा करते हैं, इसको अभी नहीं लिखा था मैं, इसमें एक चीज़ करा देता हूँ तुमको ताकि तुम्हें सेंसिटिविटी पता चल जाए। यहाँ पे सेंसिटिविटी तो है, टेम्परेचर हमने सेम रखा है, लेकिन रेट किसका ज़्यादा बड़ा है या रेट कांस्टेंट किसका ज़्यादा बड़ा है, वो किसी भी रिएक्शन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं। तो ऐसा करो, इसमें लिख लो सेंसिटिविटी ऑफ के, ठीक है, रेट कांस्टेंट, सेंसिटिविटी ऑफ के टू चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे हेडिंग डालो, सेंसिटिविटी ऑफ के टू चेंज इन टेम्परेचर, है ना, सेंसिटिविटी ऑफ के टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास सिंपली ये इक्वेशन है, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अगर मैं इसको dt से इसका वो कर दूँ, डिफ्रेंशिएशन कर दूँ, तो ln k d ऑफ dt, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, ये तो ज़ीरो जो का क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस ई ए अपॉन आर माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर, ये आ गया, और इधर ये आ चुका होगा, इस तरीके से आ गया होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी ऑफ एल एन के इक्वल्स टू माइनस टी ई ए अपॉन आर टी स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है। ये इक्वेशन तुम्हारी काफ़ी काम आती है, ये बहुत और जगह पे भी यूज़ होगी, ठीक। तुम अगर मेरा लिक्विड सोल्यूशन वाला वीडियो देखोगे तो उसमें ये चीज़ यूज़ की गई है। दो ये रेट कांस्टेंट के लिए नहीं यूज़ करी गई थी, वहाँ पार्शियल प्रेशर के लिए यूज़ करी गई थी। एनीवे, इसको छोड़ो, इतना देख लो। अब इससे हम किस तरीके से रेट कांस्टेंट को की सेंसिटिविटी को टेम्परेचर या ईए के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो एग्जाम्पल के तौर पे, मान लो हमारे पास दो सिचुएशन आ जाए, ऐसी सिचुएशन। पहली सिचुएशन में क्या है कि दो रिएक्शंस है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, दो रिएक्शंस है, ए टू पी एंड बी टू प्रोडक्ट, ठीक है जी, ओके। इसका जो E1 है वो 20 है, इसका जो E2 है वो 30 है, ठीक है। तो और डेल्टा टी जो है वो सेम है, मतलब 300 से हम कहाँ पे ले गए, 310 केल्विन तक, 300 केल्विन से 310 केल्विन तक हम ले चुके हैं, ठीक है जी। क्लियर होगी ये बात, ओके। अब देखो अगर ध्यान से, यहाँ डी टी इस रिएक्शन को इस इक्वेशन को यूज़ करें तो डेल्टा टी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। टी देखो 300 से 301 मान लो, 310 क्यों मान रहे हैं हम, 301 करते हैं, मतलब जस्ट 1 डिग्री का टेम्परेचर है। तो ये टी भी कांस्टेंट है, 300 डिग्रीज लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ कांस्टेंट हो चुकी है, ये चीज़ कांस्टेंट हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं दैट एल एन के या डी ऑफ एल एन के, ठीक है, डी ऑफ एल एन के इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो के जो हो गया है वो ई ए के प्रोपोर्शनल हो गया। तो जिसका ई ए ज़्यादा होगा, जिसका ई ए ज़्यादा होगा उसका कहाँ गया, जिसका ई ए ज़्यादा होगा उसका ही के ज़्यादा हो जाएगा। तो तुमने ये देखा कि नहीं देखा अभी, इससे ऊपर वाला जो भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें टेम्परेचर जो इंक्रीज़ किया था हमने सेम अमाउंट से किया था, है ना। दोनों का ई ए डिफरेंट था, दोनों का ई ए डिफरेंट था, ठीक। तो हमने देखा कि अगर हम इनका इनिशियल रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट जो है वो सेम रखते हैं और टेम्परेचर जो है वो सेम अमाउंट से चेंज करते हैं, तो उस वाली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज़्यादा बढ़ेगा जिसका ई ज़्यादा है, ठीक है। तो लिखो इसमें फॉर, ऐसे लिख सकते हो, एट टी डी टी
एंड आर कांस्टेंट, ठीक है। इनके कांस्टेंट होने पे ये तुम्हारा हम रिलेशनशिप जान सकते हो। लिखो द रिएक्शन विद हायर EA will be more sensitive, the reaction with higher EA will be more sensitive to change in temperature, है ना। the reaction with higher EA will be more sensitive to temperature, तो उसका जो K है वो बहुत जल्दी बढ़ेगा जिसका EA ज़्यादा है, ठीक। दूसरा केस अगर हम ले लें, इस केस में तो हमने A और P कर दिया था। मान लो हम ले लेते हैं एक ही रिएक्शन है लेकिन दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे, ठीक है। एक ही रिएक्शन है जिसका E जो है वो है 20, ठीक है। एक बारी हमने क्या किया कि 200 से 201 तक लेके चले गए और एक बारी 300 से 301, ठीक है। टेम्परेचर का इंक्रीमेंट सेम है, dt दोनों में सेम है ना, लेकिन टेम्परेचर सेम नहीं है दोनों में। तो हमें ये देखना है कि किस केस में रेट ज़्यादा बढ़ेगा या रेट कांस्टेंट ज़्यादा बढ़ेगा। ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूँ dt कांस्टेंट है तो ये वाला हमारा कांस्टेंट हो चुका है इस केस में, ठीक है। अच्छा, EA हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है ही क्योंकि एक ही रिएक्शन की बात हो रही है। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो हमारे यहाँ पे ln K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T² आ रहा है, ठीक है। तो जब टेम्परेचर जिस केस में ज़्यादा होगा, जैसे इस केस में T क्या होगा, इस केस में T 200 होगा, इस केस में T कितना होगा 300, है ना। तो ये बात शायद मैंने पहले बोली कि नहीं, मुझे याद नहीं है, लेकिन जो रेट कांस्टेंट में चेंज आता है, वो लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू हायर टेम्परेचर पे फॉर सेम टेम्परेचर चेंज। तो यहाँ पे 1-1 डिग्री का चेंज है, लेकिन ज़्यादा जो K में चेंज आएगा वो इस केस में आएगा, और इस केस में या इस टेम्परेचर पे K में जो चेंज आएगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो उसमें लिख लो रिएक्शंस आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज एट लोअर टेम्परेचर्स। रिएक्शंस आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंज एट लोअर टेम्परेचर्स, ठीक है। गॉट इट, ये ध्यान रखना भाई। तो सेंसिटिविटी जो क्वेश्चन दिया था वो भी क्लियर हो रहा है और अलग से तुम्हें 2 चीज़ें और पता चल गई है, ठीक है भाई। अब लास्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। लेट्स सी इफ़ वी हैव इनफ टाइम। 52 ये पॉसिबल है क्या, कोशिश की जा सकती है। चलो ऐसा करते हैं, कैटलिस्ट कल ही करते हैं, ठीक है। लेट इट बी इतना ही, ओके। तो कैटलिस्ट हम कल करेंगे और मैकेनिज्म के बारे में भी हम कल देखेंगे। और एक आधी चीज़ है वो ऐसा करूँगा कि मैं नेक्स्ट पार्ट शुरू कर दूँगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में शुरू कर दूँगा तुम्हारी। और न्यूक्लियर केमिस्ट्री के शुरू करते हैं मैं बीच में 1-2 लेक्चर्स जो हैं इसके एक्स्ट्रा, जो कि जेई वाले हैं, वो मैं अलग से अपलोड कर दूँगा, उनको तुम देख लेना, ठीक है। या फिर किसी लाइव सेशन में उसको कर लेंगे, जैसे भी होगा। गॉट इट, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।